नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी कक्षा 6 हमारा अतीत है, अध्याय नंबर 7 है। अशोक एक महान शासक है जिसने युद्ध नीति क्यों छोड़ा है, उसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। उसके अभ्यास प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन एनसीईआरटी किताबों के आधार पर चर्चा की जाती है और साथ में उसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा की जाती है। अभ्यास प्रश्नों के साथ साथ जो पाठ आधारित प्रश्न पाठों में चर्चा के दौरान पूछे जाते हैं उन पर भी चर्चा की जाती है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न अभ्यास प्रश्न हैं, पहला प्रश्न देखें। मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। मौर्य साम्राज्य में जो विभिन्न काम धंधों पर लगे थे उसमें से सरकारी अधिकारी है, कृषक है, पशुपालक है, शिल्पकार है, व्यापारी है, संदेश वाहक है, जासूस है, फल फूल संग्राहक है, शिकारी है। ये सब मौर्य काल में अलग अलग काम धंधों में लगे थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, जहाँ जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी कर वसूलते थे। यहाँ पर आप लोगों को लिखना है कर वसूलते थे। जहाँ जहाँ पर सीधा शासन था या नहीं, राजा का सीधा शासन हुआ करता था, वहाँ पर अधिकारी कर वसूलते थे। उसके बाद दूसरा था, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में डॉट डॉट के रूप में भेजा जाता था, राज्यपाल या गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। आप लिख सकते हैं गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। उसके बाद अगला प्रश्न है, मौर्य शासन आवागमन के लिए मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास रखते थे। मार्ग या नहीं रास्तों पर और नदियों पर, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है नदियों। मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखते थे। आज का जो ये इसमें अगला प्रश्न है वो देखें। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारों को डॉट डॉट दिया करते थे, नजराना दिया करते थे। नजराना की बात आई थी, नजराना दिया करते थे। आइए आगे देखें। प्रश्न नंबर 3, ये इसके उत्तर थे यहाँ पर। साथ ही साथ प्रश्न नंबर 3 देखें। आओ निम्नलिखित में सही वाक्य है या गलत है। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन का मार्ग था। ये गलत है। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरह आवागमन का प्रमुख मार्ग नहीं था, बल्कि दक्षिण और उत्तर को मिलाने वाला एक रास्ता का प्रमुख केंद्र था। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। अगला प्रश्न बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। चंद्रगुप्त के नहीं, कौटिल्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं, इसीलिए ये गलत हो गया। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम है, ये भी गलत है क्योंकि उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, ये बिल्कुल सही है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख भारत में मिले हैं और वह ब्राह्मी लिपि में ही मिले हैं और जो देवनागरी भाषा में लिखे गए हैं। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 4, उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धम्म द्वारा करना चाहता था। वो समस्याएं इस प्रकार से है। अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के बीच आपसी टकराव होता था। जानवरों की बलि थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। जो अशोक धम्म नीति के व्यवहार से इनमें परिवर्तन लाना चाहता था और परिवार और पड़ोसियों के बीच के झगड़ों को भी धम्म नीति से सुलझाना चाहते थे महाराजा अशोक या सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है, धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए जो साधन प्रयोग किए, नंबर 1, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। धर्म महामात्र बनाए। विदेशों में धर्म प्रचारक और प्रतिनिधियों को भेजा। अशोक ने अपने संदेश को कई शिलाओं पर खुदवाया, कई स्थानों पर शिलाओं पर खुदवाया। कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया जो राजा के संदेशों को लोगों को पढ़कर सुनाते थे, जो क्या कहते हैं, स्वयं नहीं
पढ़ पाते थे। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, तुम्हारे अनुसार दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ होगा? आपके जवाब के लिए कारण बताओ। दासों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था क्योंकि वे प्रायः युद्धबंदी या खरीदे हुए क्षत्रिय पुरुष होते थे। इनका स्थान वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे होता था। इनकी समस्याओं के निराकरण हेतु भी सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन नहीं होता था। सम्राट अशोक के आदेशों से दासों की स्थिति में उससे सुधार आया होगा क्योंकि धर्म के द्वारा दासों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया था। आइए प्रश्न नंबर 7 को देखें। रोशन ने यह बताते हुए कि हमारे रुपयों पर शेर क्यों दिखाए गए हैं, एक पैराग्राफ लिखो। कम से कम एक और चीज़ का नाम लो जिस पर इन्हीं शेरों के चित्र बने हैं। हमारे रुपयों पर शेरों का चित्र का ऐतिहासिक महत्व है। सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान 4 शेरों की मूर्ति बनाई गई थी, जो पाठ में चर्चा के दौरान हमने देखा। सारनाथ स्तंभ के ऊपर में जो रखा गया है मूर्ति बनाई गई है और फिर उसे सारनाथ के एक विशाल स्तूप स्तंभ पर स्थापित किया गया। यह चित्र हम रुपये सिक्कों के अतिरिक्त भारत सरकार के द्वारा प्रयोग की जाने वाली दस्तावेजों के अंतर्देशीय पत्रों तथा स्टैम्प पेपर पर भी देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 8, अगर तुम्हारे पास अभिलेख जारी करने की शक्ति हो तो तुम कौन सी 4 राज आज्ञाएं देखते? इसमें अगर आपके पास राजा की शक्ति होती तो आप क्या कह सकते थे वो लिखना है आपको। अपनी स्तर से भी आप लिख सकते हैं। विशेष तौर पर हम क्या लिख सकते हैं, किसी विशेष वर्ण के प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी धर्मों को समान किया जाएगा, मतलब सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा, सभी धर्मों को समान नज़रिए से देखा जाएगा, सभी को शिक्षा का समान अवसर दिया जाएगा और स्त्रियों और पुरुषों को बराबर का अधिकार दिया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखें। ये प्रश्न पाठ आधारित प्रश्न है। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, इसके आंतरिक प्रश्न है जो पेज नंबर 76 पर पूछा गया पहला प्रश्न है। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेख आपको भारत के अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान में भी मिले हैं। अगला प्रश्न था, भारत के निम्नलिखित राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। भारत के जो राज्य थे वो मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। कौन कौन से थे? जैसे सिक्किम है, नागालैंड है, मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है। ये उस समय मौर्य साम्राज्य में नहीं आते थे। अगला प्रश्न है पेज नंबर 78 पर दिया गया है। राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उसके खाने क्यों चखते थे? पेज नंबर 78 में पूछा गया था। राजा हमेशा इस बात से डरा रहता था कि कोई भी उसकी हत्या करने की कोशिश न करे, इसलिए राजा ने खाना खाने से पहले खास नौकर को वह खाना चखना होता था, उसका टेस्ट करना होता था। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस प्रकार भिन्न है। यह प्रश्न पूछा गया था पेज नंबर 78 पर। आप देख सकते हैं कि पाटलिपुत्र के घर लकड़ी या कच्ची ईंटों के बने हैं, जबकि मोहनजोदड़ो के घर पक्की ईंटों से बने हैं। पाटलिपुत्रों के घर 2 या 3 मंजिले वाले होते थे, मोहनजोदड़ो के घर 1 या 2 मंजिले वाले होते थे। पाटलिपुत्र नगर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था जिसमें 570 बुर्ज 64 द्वार थे, जबकि मोहनजोदड़ो नगर 2 हिस्सों में बटा हुआ था, दोनों के हिस्से अलग अलग दीवारों से घिरे हुए थे। आइए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 4 जो पेज नंबर 79 में पूछा गया है। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ? कलिंग युद्ध के बाद अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ? कलिंग की लड़ाई में करीब 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, जिनके सगे संबंधी उसकी मौत पर विलाप कर रहे थे। इससे अशोक के हृदय दुख से भर गया। उन्होंने सोचा कि एक देश को जीतने के लिए इतने लोगों का वध करना पड़ता है,
और जनता अपने मित्रों सके संबंधियों को हमेशा हमेशा के लिए खो देती है। अशोक के पश्चाताप के बाद कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म अपनाकर उसका प्रचार प्रसार किया। अगला प्रश्न पूछा गया था पेज नंबर 82 से NCERT में कि मौर्य साम्राज्य से उभरने से थोड़ा पहले 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राटों ने विशाल चीन दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य क्या था? उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से इसकी रक्षा करनी थी। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही और यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थरों और ईंटों से ऊपरी सतह बनी हुई है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा और हर 100-200 मीटर की दूरी पर इसमें निगरानी के लिए बुर्ज बने हैं। आइए अगला प्रश्न देखें कि क्या अगला प्रश्न है। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? कलिंग के युद्ध के बाद पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का व्यवहार मित्रतापूर्ण था। सभी के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए गए थे। चीनी सम्राटों का पड़ोसी देशों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार था और वे पड़ोसी देशों से के साथ युद्ध करते रहते थे, इसलिए उनकी सीमाएं बदलती रहती थी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो ग्रेट चाइना वॉल है, चीन की दीवार है, वो दिया गया है। ये ऊपर में इतनी चौड़ी है कि यहाँ पर छोटी गाड़ियाँ आराम से चल सकती हैं। चीन के सम्राटों का चीन की दीवार बनाने का उद्देश्य क्या था? चीन की दीवार बनाने का उद्देश्य चीन की उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों से रक्षा करनी पड़े। विशेषताएं क्या हैं? यह दीवार 6400 किलोमीटर लंबा है तथा पत्थर व ईंट से बना है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है और निगरानी के लिए इसमें इस दीवार चौड़ी है। इस दीवार में बनाने में हजारों लोगों ने 2000 वर्ष तक कार्य किया। 100-200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए इसमें क्या किए हैं? बुर्ज बनाए गए हैं। आखिरी प्रश्न है, तुम कलिंग में रहते हो, तुम्हारे माँ बाप को युद्ध में काफ़ी दुख उठाने पड़े। अभी अभी अशोक के दूत धर्म के नए विचारों को लेकर आए। आप अपने माता पिता और संदेहवाहकों के बीच बातचीत का वर्णन करो। ये आप अपने स्तर से अपने विचारों से प्रकट कर सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। तो दोस्तों ये थी चर्चा आज हमारा अतीत कक्षा 6 भाग 1 पाठ नंबर 7 अशोक एक महान सम्राट क्यों अपनाई युद्ध नीति से धर्म नीति, युद्ध नीति का क्यों त्याग किया, इसके विषय में जो भी प्रश्न उत्तर थे उस पर हमने चर्चा की। अगर आप लोगों को ये चर्चाएं अच्छी लगती हैं तो अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपका एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट हमें ऐसे अनेक वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। मिलते हैं जल्दी ही, आप हमारे साथ यूँ ही बने रहे। जय हिंद, जय भारत।